इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। कितना प्यार करती है मुझसे? कहो तो जान दे दूं। I love you, कमल। दादी मेरा बच्चा। तेरी शादी हो गई उससे, बच्चा होने वाला था उसे। बड़ी आई है गर्भ साने वाली। लड़का मेरा जेल में है, लड़की मेरी बिना वजह बदनाम हो रही है। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। वेलकम टू 100 करोड़ का कवि, जो दिलो दिमाग की बात कविताओं में करते हैं। मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफ़े और कलम दवात, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। मुझको उजलत कोई नहीं है, पर जब हमारी शादी हो चुकी है तो इस पे जोर क्यों नहीं है? आपके लिए किसी ने शेर कहा है, कितना शरीफ शख्स है पत्नी पे फिदा है, उस पे यह कमाल है कि अपनी पे फिदा है। जो बेजान शब्दों में रंग भरते हैं। बांस की बंसी खोखली सी है, क्यों प्रिय तुमको यह सहचरी है। ऐसे होंगे हमारे साहित्य के महारथी। आज भी जब भी ये पहली बारिश की पहली बूंद मेरे हथेली पर गिरती है ना, तो याद सबसे पहले तुम्हारी ही आती है। हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। देखिए हर रविवार रात 9 बजे डीडी किसान पर। उत्तर कन्नड़ जिले के शिरसी तालुक में नीरनल्ली एक छोटा सा गांव है। प्राकृतिक सौंदर्य से नवाजे गए इस स्थान में बारिश सदैव होती है। जंगल की इस कुदरती सुंदरता के मध्य में बसे 30 एकड़ की जमीन में विविध प्रकार की फसलों की खेती के साथ सफलता को नया आयाम दिया है एक पढ़ी लिखी महिला किसान ने, और उनका नाम है वेदा सीताराम हेगड़े। वे एक प्रगतिशील महिला किसान है। वेदा सीताराम ने सुपारी की खेती को प्रमुख फसल के रूप में अपनाया है। इसके बीच में अंतर खेती के रूप में काली मिर्च, केला, नारियल, कॉफी भी उगाई जाती है। इसके अलावा वे आम, कटहल, नींबू, चीकू जैसे विभिन्न फलों के पेड़, सागवानी के अलावा अन्य फसल भी उगा रही है। इन ऊंचे सुपारी के पेड़ों में बीमारी व कीट का लगना तो स्वाभाविक है। इस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने जैविक छिड़काव को अपनाया है। इससे हासिल होने वाली फसल न केवल रोग मुक्त होती है, बल्कि रासायनिक से भी मुक्त रहती है। फसल के चारों ओर इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से विशिष्ट व्यवस्था की है, ताकि बारिश के समय में अतिरिक्त पानी बहकर निकल सके। बारिश के समय में मिट्टी के रिसाव को रोकने के लिए चारों ओर बने बंध को प्लास्टिक के आवरण से ढका है। सुपारी की फसल से मिलने वाले सुपारी का त्याज्य पदार्थ डेयरी से उत्पन्न त्याज्य के साथ कृषि की अन्य कच्ची सामग्री को एक तरफ इकट्ठा करती है। इस तरह इकट्ठा होने के बाद जब यह जैविक खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे फसलों में डालती है। घरेलू जरूरत के लिए बायोगैस और खेती के लिए ऊर्जा के रूप में भी इसे इस्तेमाल करती है। अपने खेतों में रास्तों की व्यवस्था की है, जिससे सुचारू रूप से घूमने फिरने, फसल को बाजार पहुंचाने में आसानी होती है। वेदा सीताराम की एक और विशेषता है वैज्ञानिक डेयरी। वे लगभग 70 गायों की देखभाल बहुत ही लगाव और चाव के साथ कर रही है। उस जगह को इस तरह से बनाया है कि हवा और रोशनी की प्रचुर मात्रा बनी रहे। दूध दुहने के लिए मशीन लगी है। गायों को ताजा चारा खिलाने के लिए जंगल में चारा उगाया जाता है। खेती की बारीकियों को पूर्ण रूप से उन्होंने सीखा अपने ससुर दिवंगत श्री मंजुनाथ हेगड़े से, और इनकी खेती में पूरा सहयोग देते हैं इनके पति सीताराम हेगड़े। वेदा सीताराम की कामयाबी का एक और रहस्य है कि इन्होंने अपने मजदूरों के साथ मधुर संबंध बनाए रखा है।
उन्हें महज कर्मचारियों की तरह न देखकर स्नेह से उनके साथ खुद भी मिलजुल कर काम में शामिल होती। इन दिनों खेती में व्यस्त रहने वाली वेदा ने बीए की पढ़ाई की है और इससे पहले वे एक शिक्षिका के रूप में भी कार्य कर चुकी है। अब भी अपने किसानों के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाती है। वेदा सीताराम हेगड़े केवल एक सफल व्यक्ति ही नहीं, अपने आप में जमीन कृषि विकिपीडिया भी मानी जाती है। महिला सशक्तिकरण को एक नया आयाम दिया है वेदा सीताराम हेगड़े ने। जी हाँ, महिलाओं को उन्हीं के आंगन में फूलों की नर्सरी का प्रशिक्षण देकर उनके आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाकर उनकी जिंदगी सुधारी है। संपूर्ण जैविक खेती, स्वच्छता, अनुशासन, ये सभी वेदा सीताराम हेगड़े की कामयाबी के रहस्य है। मैं चाहता हूँ मेरे पोते शांतनु और आपकी पोती दोनों की शादी हो जाए। दादाजी का हमेशा से यही सपना था कि इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खुल जाए। कौन पूरा करेगा हमारा सपना? MBBS एडमिशन फॉर्म। ये गाँव में वो नहीं होता है जो चाहता है भगवान, बल्कि वो होता है जो चाहता है दुबे प्रधान। मैं आपको डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी। इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खोलूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। मिल गई मंजिल मुझे। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 पर। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, दस्ता, ब्राउजिंग, धान। सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर हर रविवार रात 8 बजे। सरकार किसानों की भलाई के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आई है। सरकार चिंतित है हमारी। ये किसानों की सारी समस्या की लिस्ट है। खराब खाद होने के कारण ना मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ गई है। उसकी वजह से मिट्टी बीज को खराब कर दे रही है। जमीन को उपजाऊ कर दिया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि एक बार अगर वहां फसल लहराई तो किसान खुश होगा। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट एडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।
नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। कृषि परिक्रमा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि जगत से जुड़ी जानकारी आपको देते हैं। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आलू एक ऐसी फसल है जो प्रमुख अनाजों की तुलना में प्रति एकड़ ज्यादा कैलोरी प्रदान करती है। प्रति एकड़ खाद्य उत्पादन, ऊर्जा और खाद्य मूल्य के मामले में आलू का जवाब नहीं। इस संबंध में कोई और फसल इसका मुकाबला नहीं कर सकती। आलू के कंद मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। इनमें पोटेशियम, खनिज, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन बी और अमीनो अम्ल भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। वसा के अलावा इसमें आहार संबंधी सभी घटक आपको मिल जाएंगे। आलू आज लगभग सभी महाद्वीपों में उगाई जाने वाली फसल है, मगर इसका विकास मूल रूप से दक्षिण अमेरिका के एंडीज में हुआ था। हालांकि इस फसल में अलग अलग तरह की जलवायु सहन करने की क्षमता होती है, फिर भी हमारे वैज्ञानिक और बेहतर किस्में बनाने में जुटे हैं। वैसे भी आज आलू सिर्फ सब्जी के रूप में सेवन करने की वस्तु नहीं रह गया है, बल्कि इसके और भी कई उपयोग है। नई किस्में तैयार करते समय वैज्ञानिक नए दौर के बाजार की जरूरतों का भी ख्याल रख रहे हैं। साथ ही नई प्रजातियों में रोग और कीटों से लड़ने वाले गुणों का भी समावेश किया जा रहा है। पिछले दिनों हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने कुफरी गंगा नाम की नई प्रजाति विकसित की है। ये किस्म उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के लिए बिल्कुल अनुकूल है। इसे खास तौर से सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। रबी सीजन के दौरान 90 से 100 दिनों में तैयार होने वाली ये किस्म अत्यधिक पैदावार देती है। इस किस्म का विकास MS 82 और 638 और कुफरी गौरव के संकरण से किया गया है। कुफरी गंगा की औसत उपज 35 से 40 टन प्रति हेक्टेयर है और करीब 90% कंद मार्केटिंग योग्य होते हैं। इसके पौधे लंबे होते हैं और इनमें पछेता झुलसा रोग से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। इसके कंद आकर्षक और अंडाकार होते हैं। आंखें उथली और गुदा क्रीमी होता है। इतना ही नहीं, सब्जी बनाते समय ये आसानी से पक जाते हैं और भंडारण के लिए भी उत्कृष्ट है। कार्यक्रम में अब आगे चलते हैं अपने अगले भाग कृषि साहित्यिक गतिविधि में, जिसमें हम करते हैं अलग अलग कृषि पुस्तक और पत्रिका पर चर्चा। और आज जिस पत्रिका पर हम चर्चा करेंगे उसका नाम है फल फूल, और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रधान संपादक अशोक सिंह जी। तो आइए करते हैं फूल पत्रिका पर समीक्षा। तो अशोक जी, आज जिस पत्रिका के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है फल फूल पत्रिका अंतर्राष्ट्रीय फल सब्जी वर्ष 2021 विशेषांक। ये बताइए सबसे पहले कि ये पत्रिका कब से प्रकाशित जो है वो हो रही है, और इसमें कौन सी ऐसी अहम जानकारियां जो हैं वो हमारे किसानों तक पहुंचाई जाती हैं? नहीं, आपने बहुत ही सामयिक सवाल किया। सबसे पहले ही सवाल, पहले तो मैं आपको ये पत्रिका में दिखाना चाहूंगा दर्शकों को, आपकी अनुमति हो तो। जी। ये पत्रिका हमारी ये 42 साल से निकल रही है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये जो है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक हिस्सा है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो 42 साल से ये पत्रिका निकालने का उद्देश्य ये है कि जो किसान जो बागवानी में रुचि रखते हैं, फल सब्जियों को उगाने में जिनकी दिलचस्पी है, उनके लिए वैज्ञानिक जानकारी जो कि कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों से वैज्ञानिक जो वहाँ पे शोध कर रहे हैं, वहां से जो विकसित हो रही है, उनको हम पत्रिकाओं में देते हैं, जिससे किसानों तक ऑथेंटिक यानी कि मौलिक जानकारी पहुंच सके। तो ये पत्रिका जो है यही काम कर रही है कि प्रयोगशाला से लेकर खेतों तक जो सारी स्तर की जानकारी वहां तक पहुंचाने का काम कर रही है। तो मैं जैसे कि बताया कि ये पत्रिका मतलब इसके लगातार हम लोग विशेषांक प्रकाशित करते रहते हैं अलग अलग विषयों पर, क्योंकि ये साल अंतर्राष्ट्रीय सब्जी एवं फल वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो इसी थीम पर इस बार इस पत्रिका के अंक को हमने प्लान किया था, जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। जी, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये पत्रिका किसने लिखी है और जो हमारे किसान भाई बहन है उसको कैसे इसे आसानी से पढ़ सकते हैं?
ये पत्रिका में तो बहुत सारे लेखक लिखते हैं। इसमें इस बार भी लगभग 26-27 हमने लेख इसमें शामिल किए हैं, जो कि अलग अलग विषयों पर हैं और सामयिक विषयों पर हैं। खासतौर से भारत जो है फल और सब्जियों का इतना बड़ा उत्पादक देश होने के बावजूद यहाँ पर बड़ी मात्रा में बर्बादी हो जाती है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज की ज्यादा सुविधा नहीं है। तो इस पत्रिका में जैसे इस अंक में भी हम लोगों ने ये बताने की कोशिश की है किसानों को, उत्पादकों को, बागवानों को, कि वो अपने सब्जियों को, फलों को, जो इस तरह के तुरंत खराब होने वाले उत्पाद हैं, उनको कैसे वो लोग उनका प्रोसेसिंग करें। प्रोसेसिंग करके उनको ज्यादा इनकम भी आ सकती है उनके पास, और इस तरह से निर्यात के भी बहुत सारे अवसर हो सकते हैं, जिससे कि हमारे पास विदेशी जो मुद्रा है वो भी आएगी। तो ये इस उद्देश्य है। इसमें जितने लेखक हैं उन्होंने वैज्ञानिक जानकारियां दी हुई, इन्हीं सब बातों के आधार पे जो किसानों के लिए उपयोगी हो। ये है जी। अशोक जी, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो मई और जून का ये जो प्रकाशन है, जो एडिशन है, इसके अंदर क्या विदेशी फलों और सब्जियों के बारे में भी क्या हमारे किसानों के लिए कुछ जानकारी मुहैया कराई गई है कि किस तरह से और कौन से क्षेत्र के हिसाब से कैसे विदेशी सब्जियों की और फलों की खेती कर सकते हैं वो? क्या ऐसी जानकारी भी है इस पत्रिका में? ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया, जो कि किसानों, जो कि दर्शक जो हैं उनको शायद ज्यादा उत्सुकता होगी इसको जानने में, क्योंकि विदेशी जो सब्जियां या फल हैं उनके दाम जो ज्यादा मिलते हैं, उससे मतलब जाहिर है कि मुनाफा भी ज्यादा होता है। तो बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं, बागवान भाई हैं, जो यहाँ जो लोकल स्थितियों में जो उगती हैं सब्जियां और फल, उनको तो उगाते ही हैं, लेकिन उनकी दिलचस्पी रहती है कि वो कैसे बाहर में जो फल हैं, जिनका यहाँ पर काफी बड़ा उपभोक्ता वर्ग जो धीरे धीरे बन रहा है, उनको यहाँ पर उनके लिए कैसे वो उसका उत्पादन कर सके और ज्यादा लाभ कमा सके। उसी उद्देश्य को रखते हुए हम लोगों ने इसमें ऐसे कुछ लेख शामिल किए हैं जिनमें कि इस तरह की जो विदेशी फल हैं, जिनकी खेती आसानी से भारतीय जलवायु की जो स्थितियां उनमें हो सके, उनके बारे में कुछ ऐसे फलों को हमने शामिल किया है। इसी तरह से कुछ सब्जियों के ऊपर भी ऐसे लेख हैं जिनमें इस तरह की सब्जियों को हमने शामिल किया, जो कि खासतौर से विदेशों में ही मिलती हैं या उगती हैं, लेकिन भारत में अभी बहुत ज्यादा नहीं उगाई जा रही, लेकिन मांग उनकी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो किसानों की जैसे कि आमदनी बढ़ाने की बात है कि 2022 तक दोगुनी करनी आमदनी, उस क्रम में इस तरह के लेख जो है बहुत ही फायदेमंद सिद्ध हो सकते हैं हमारे किसान भाई। जी अशोक जी, जैसे कि देखा गया है कि कोरोना काल के अंदर अब लोगों को फलों का और सब्जियों का जो महत्व है वो ज़्यादा पता लगने लगा है कि घर की उगी हुई अगर लोग फल सब्जियां खाएं तो वो उनके लिए ज़्यादा सेहतमंद है। हालांकि हमारे कई किसान ऐसे हैं जो कि आज के समय में जैविक खेती कर रहे हैं और पूर्ण रूप से जैविक खेती करके भी अच्छा उत्पादन फसलों का हासिल कर रहे हैं। आपसे ये जानना चाहूँगी कि वैश्विक स्तर पर इसकी पोषण उपयोगिता क्या है? नहीं, आपने ये बड़ी आज के संदर्भ में बड़ी सामयिक बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कोविड से हम सभी लोग वैश्विक स्तर पर जूझ रहे हैं, चुनौतियां उसकी बहुत बड़ी हैं, और सारा खेल इसी का है कि प्रतिरक्षा प्रणाली जो है हमारे शरीर की कैसे मजबूत हो। तो फल और सब्जियों में जो विटामिन होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिशन जो चीजें होती हैं, उनकी प्रासंगिकता बहुत है और उनके बारे में यहाँ जो इसमें लेख दिए गए हैं उनमें उनके बारे में बताया गया है, और जिससे कि किसान भाई भी जागरूक हों कि वो इसको ज्यादा उपजाएं, खुद भी उसका उपभोग करें, जिससे कि ना सिर्फ कोविड से बचाव हो बल्कि उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी हो। ये भी इसका एक हम लोगों ने लक्ष्य रखा। जी अशोक जी, बहुत सी ऐसी फल और सब्जियां हैं जो कि हमारे देश से विदेशों में जो है वो निर्यात की जाती है। आपसे ये जानना चाहूँगी कि किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और कैसे ये हमारी किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी सहायक साबित हुआ है? ये असल में बात ये है कि हमारे देश में विविध जो हमारे राज्य हैं उनमें हर तरह की जलवायु पाई जाती है, जिसमें कि तमाम तरह की सब्जियां और फलों का उत्पादन बड़ी आसानी से हो जाता है। जी मजे की बात यह है कि हमारे जो उत्पादन होता है उसमें बहुत बड़ा भाग अभी हम लोग निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। अभी उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की जरूरत है और उसके लिए किसानों को जागरूक करना पड़ेगा। जो सरकारी नीतियां हैं वो कैसे जो निर्यातक किसान है उनके लिए कैसे उपयोगी हो सकती हैं, कैसे उनको रियायतें मिल सकती हैं, क्या उस बारे में क्या नियम है, क्या तो इस तरह की जो बातें हैं वो किसानों तक जब तक नहीं पहुंचेगी, जब तक किसान इन चीजों को नहीं उनमें रुचि लेंगे, जब तक उनमें आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे,
तब तक वो ना तो सिर्फ अपनी आमदनी को बहुत ज्यादा मतलब इस क्रम में बढ़ाने की स्थिति में होंगे और ना ही देश से निर्यात बहुत ज्यादा बढ़ पाएगा कि देश को विदेशी मुद्रा मिल सके। तो यही कारण है कि इसमें जो भी इस तरह के लेख हैं इनमें निर्यात की बात की गई है, उनमें भी हम लोगों ने ये सब छोटी छोटी जानकारियां जो किसानों की होगी हैं उनको हमने शामिल करने का प्रयास को भरसक इसमें कोशिश की है कि उनको फायदा मिले। जी साथ ही अशोक जी आपसे अब ये भी जानना चाहेंगे पत्रिका के संबंध में कुछ विशेष बातें कि कहाँ से जो हमारे किसान हैं इस पत्रिका को हासिल कर सकते हैं और ये कितनी भाषाओं में है? मैं आपको ये बता दूं ये सिर्फ हिंदी भाषा में ही निकलती है पत्रिका और अभी और भी भाषाओं में इसको अभी निकालने की अभी स्थिति में हम लोग हैं नहीं। शायद आगे में जो हमारे जो और संस्थान जो हैं वो लोग अपने स्तर पर निकाल रहे हैं जी। जैसे हमारा जो देशव्यापी हमारे लगभग 105 संस्थान हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के और हर संस्थान अपने स्तर पर कोई ना कोई इस तरह की पत्रिका निकाल रहा है। वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में भी है, वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो ये जो है हम लोग यहाँ से दिल्ली से निकाल रहे हैं, मुख्यालय है और इसका जो हमारा टारगेट ऑडियंस है वो हिंदी भाषी प्रदेशी खासतौर से है। और जहाँ तक आपने कहा मिलने की बात है ये 80-90 पेज की पत्रिका होती है, सचित्र होती है, इसमें सारे चित्र रंगीन होते हैं और पूरी रंगीन पत्रिका है। ये सिर्फ 30 रुपए में ये पत्रिका हम लोग काफी रियायती मूल्य पे हम लोग अपने किसान भाइयों को देते हैं ये लोग हम लोग। और सालाना का जो इसका शुल्क है वो सिर्फ 150 रुपए है जिसमें कि डाक खर्च भी शामिल है और वो 150 रुपए देके किसान अपने किसान भाई अपने घरों तक ये पत्रिका बड़े आराम से मंगवा सकते हैं। बिल्कुल। और जहाँ तक इसको मतलब कैसे इसको हासिल किया जाए, कहाँ से संपर्क किया जाए वो मैं बताना चाहूंगा कि जो नई दिल्ली में पूसा स्थित स्थान जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है वहाँ पर कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय हमारा जो है डायरेक्टरेट जो है जहाँ से पत्रिकाएं निकलती हैं वहाँ पर विक्रय केंद्र है, वहाँ से वो एक कॉपी भी लेना चाहे एक कॉपी ले लें या आज मतलब वार्षिक अगर चंदा देंगे तो वार्षिक जी ये है जी। तो अशोक जी इसका मतलब ये है कि बहुत ही कम पैसों में चाहे फल या सब्जियां हों, चाहे विदेशी हों चाहे देसी हों, अच्छी जानकारी जो है वो इस पत्रिका से हमारे किसान भाई बहन जो है हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पत्रिका के संबंध में तमाम जानकारियां विस्तार से देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो देखा आपने कितनी लाभकारी है ये फल फूल पत्रिका, तो आप भी इसे ज़रूर खरीदिए और खेती से जुड़ी जानकारियां आप इससे हासिल कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि परिक्रमा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में। और अब आइए नजर डालते हैं कृषि शिक्षा भाग पर, देखते हैं क्या है खास आज के इस भाग में आपके लिए। डॉक्टर नागर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में। सबसे पहले तो डॉक्टर नागर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कॉम्पिटेंट फैकल्टी जो है वो किस तरह से जो है वो प्रोवाइड करते हैं? देखिए कॉम्पिटेंट फैकल्टी के लिए उसकी सतत ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। आपने एमएससी पीएचडी कर लिया लेकिन आप देखेंगे कि उसके बाद में भी जो परिदृश्य वो लगातार बदलता रहता है खेती बाड़ी का, तो इसलिए उससे के मुतालिक जो ट्रेनिंग है वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जो ये समर स्कूल है, विंटर स्कूल्स हैं, इनके माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती है, सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज हैं उनके द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है और प्लस इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया जाता है। वो 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए विदेशों में जाके भी किसी अच्छी लैब में
अपने आप को ट्रेन करके आ सकते हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको आत्मसात कर सकते हैं और फिर छात्रों को उसे अच्छे से समझा सकते हैं। तो ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा पहलू है फैकल्टी को अपडेट करने के लिए। दूसरा जरूरी है कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है और उसकी जो प्रासंगिकता है वो बनी रहे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा सिलेबस है हम उसको जो जिस तरह की हमारी चुनौती है उनके अनुरूप हम उसे बदलते रहें। उदाहरण के तौर पे एक ज़माना था जो हम नहर से सिंचाई करते थे और फ्लड इरिगेशन हम किया करते थे फील्ड्स में, लेकिन आजकल जो पानी की बहुत कमी हो गई है तो हमने जो नई विधियां हैं ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन की उनको हम अडॉप्ट करने लगे हैं और अनार की खेती में बहुत सक्सेसफुल साबित भी हुआ है ड्रिप और इरिगेशन वाला जो प्रोजेक्ट है। दूसरे ये है कि आज के टाइम में हमारी फूड हैबिट्स बदल रही हैं, तो उसके लिए जो प्रोसेस्ड फूड है तो उसकी तरफ को जो फूड प्रोसेसिंग पे बहुत जोर दिया जा रहा है ताकि हम उत्कृष्ट किस्म के उत्पाद जो हमारे हों और उनकी अच्छी कीमत जो हमको मिल सके। जो तीसरी बात ये है कि जो आज का टाइम है उसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए इस छात्रों के लेवल पे हमारे पास 3 फेलोशिप हैं। एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस फेलोशिप है, दूसरी हमारे लिए इंडो अफ्रीकन, तीसरी इंडो अफगानिस्तानी 3 फेलोशिप्स हैं। उनके लोग भी हमारे यहाँ आते हैं, हमारे लोग भी दूसरी जगहों पे जाते हैं। तो इस तरह से इंटरनेशनल एक्सचेंज उसमें होता है। और एक नया प्रोजेक्ट है ऑन हायर एग्रीकल्चर एजुकेशन, उसके माध्यम से ये सारा कार्य संपादित किया जा रहा है। जी, तो ये तो बात हुई फैकल्टीज के बारे में, लेकिन अगर हम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की बात करें तो क्या उनको भी जो है वो फॉरेन एक्सपोजर मिलता है इसमें? हाँ, इसमें एक अच्छी बात ये है कि उनके लिए भी 3 से 6 महीने तक का किसी भी जो भी अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी उसमें जा सकते हैं, वहाँ के स्टूडेंट के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं, वहाँ की लैब में बैठ के कुछ जिसमें उनकी रुचि है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। एक तो ये। दूसरी बात मैं ये बताऊँ कि आजकल आप कुछ भी कर लीजिए, अगर उसमें रोजगार से आप वंचित रह गए तो सब किया धरा बेकार हो जाता है। जी। तो हमारे यहाँ यूजी लेवल पे भी रोजगार हैं, जैसे कि आपकी फर्टिलाइज़र कंपनीज हैं, आपकी सीड कंपनीज हैं, आपकी फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स की कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, प्लस जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं इनमें बीएससी वालों की खपत है। दूसरा जो हायर एजुकेशन ले लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, तो पीएचडी वालों के लिए तो अब एआरएस में मिनिमम क्वालिफिकेशन ही पीएचडी हो गया। तो जो साइंटिस्ट हैं वो उसमें लाइन में जा सकते हैं, एसआरबी का जो एआरएस का इम्तिहान है उसको पास करके। और जो दूसरा है यूनिवर्सिटीज़ में उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह वो लग सकते हैं। तो हर दिशा में हर स्टेज पे उनको जॉब की सहूलियत है। वो एक कृषि ऐसा क्षेत्र है जो कि सदाबहार है इस मामले में, और उसमें जॉब की कोई किल्लत कहीं भी नहीं है। बिल्कुल, तो फैकल्टीज के लिए भी जो है वो कॉम्पिटेंट डेवलपमेंट के लिए जो है वो कार्य किए जा रहे हैं, और साथ ही जो हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको भी फॉरेन एक्सपोजर के साथ साथ जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी प्रोवाइड की जाती है। इतना ही नहीं, हमारे जो लोग रिटायर हो जाते हैं और कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं उनको हम एमेरिटस प्रोफेसर, एमेरिटस साइंटिस्ट ऐसे करके रिटेन कर लेते हैं, और वो उनका मार्गदर्शन जो हमारे जो छात्र हैं उनके लिए उपलब्ध रहता है। बिल्कुल, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर वो जो छात्र हैं उनके लिए काफ़ी जो है वो लाभदायक साबित होता है। तो डॉक्टर राजबीर, आपने इतना समय दिया अपना और इतनी अहम जानकारियां जो है वो आपने दी इस विषय के संबंध में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जोशना जी। हासिल कर लिया, और अब समय है एक सांस्कृतिक झलक का। तो आइए दिखाते हैं आपको क्या आज विशेष लेकर आए हैं आपके लिए।
तो इसी के साथ हमारे आज के कृषि परिक्रमा कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगर आप हमारे कार्यक्रम का पहले का प्रसारण भी देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप कृषि परिक्रमा कार्यक्रम का पहले का प्रसारण भी देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी अपना रखिए ख्याल। नमस्कार।